स्वागत है सभी का आपके अपनी क्लास में, पीजीटी के बच्चों के लिए और जीआईसी के बच्चों के लिए, नेट के बच्चों के लिए। आज हमारा जो टॉपिक है वो नया नहीं है, लास्ट क्लास का कंटिन्यूएशन है। एंड एज यू नो इन द लास्ट क्लास वी वर डीलिंग विद पर्सी bysshe शैली। पर्सी bysshe शैली की बात कर रहे थे, उनके कुछ पोएम्स की हमने बात कर ली थी, उन्हीं को कंटिन्यू कर रहे हैं आज फिर से। जो उनके इम्पॉर्टेंट पोएम्स हैं जिन पर पेपर में क्वेश्चन आता है उन्हीं की बात करने चल रहे हैं। आज हम एक ऐसी पोएम की बात करेंगे जो एक पोएट ने दूसरे पोएट के लिए लिखा था। शैली ने लिखा था ऑन द डेथ ऑफ कीट्स एक एलिजी, और उस एलिजी का नाम था एडोनाइस, ADONAIS, ADONAIS, Adonais. It was an elegy on the death of कौन? On the death of his contemporary poet कीट्स। कीट्स की डेथ पर उन्होंने एलिजी लिखी थी। पूरे टाइटल की अगर बात करें कि व्हाट वाज द फुल टाइटल ऑफ द पोएम, तो फुल टाइटल वाज नॉट दिस शॉर्ट वन। फुल टाइटल जो थी एडोनाइस एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स, ऑथर ऑफ एंडिमियन, हाइपीरियन एटसेट्रा। पूरी टाइटल थी एडोनाइस एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ कीट्स, ऑथर ऑफ एंडिमियन। एंडिमियन एक नैरेटिव पोएम है जो कीट्स ने लिखा था, ENDYMION, एंडिमियन। हाइपीरियन एक पोएम है जो 2 पार्ट में है और दोनों इनकम्प्लीट है, हाइपीरियन एटसेट्रा। This was the complete title of the elegy Adonais on the death of John Keats, author of Endymion, Hyperion, etc. Right? And this elegy is a pastoral elegy. Pastoral elegy क्या होता है? In the pastoral elegy एक शेफर्ड दूसरे शेफर्ड की डेथ को लैमेंट कर रहा होता है। A shepherd laments the death of another shepherd, उसको पास्टोरल एलिजी कहा जाता है। राइट? ये पास्टोरल एलिजी है इन द स्टाइल ऑफ मिल्टन्स लिसिडस। जैसे मिल्टन की एलिजी थी लिसिडस, वैसे इनकी एलिजी है जो है जॉन कीट्स के डेथ पर एलिजी है PB शैली की। कब लिखा गया था? द पोएम, द एलिजी वाज रिटन इन 1821। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर लेवल के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हेन वाज द एलिजी रिटन। एलिजी वाज रिटन इन 1821 and widely regarded as one of Shelley's best known works। सबसे इंपॉर्टेंट वर्क्स में से एक वर्क माना जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से भी एक क्वेश्चन है। राइट? पोएम में टोटल 495 लाइंस थी। राइट? द पोएम इंटायर एलिजी कंटेन 495 लाइंस, और ये 495 लाइंस किस वर्स फॉर्म में लिखा था शैली ने? तो वर्स फॉर्म था इसका स्पेंसरियन स्टैंजा। स्पेंसर ने एक स्टैंजा फॉर्म शुरू किया था जो कितने लाइन का स्टैंजा था? जो टोटल स्पेंसरियन स्टैंजा 9 लाइंस का होता है, और उस स्पेंसरियन स्टैंजा में ये एलिजी लिखी गई थी। एंड देयर आर टोटल 55 स्पेंसरियन स्टैंजाज। 55 इंटू 9 कितना हो गया? 495। यही लाइंस हैं इन एलिजी की जो है एडोनाइस, जो उन्होंने शैली की डेथ पर लिखा था। थोड़ी सी बात स्पेंसरियन स्टैंजा पे कर लेते हैं, अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट में। स्पेंसरियन स्टैंजा स्पेंसर ने शुरू किया था। अब अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि किस वर्क में शुरू किया था, तो स्पेंसरियन स्टैंजा उन्होंने सबसे पहले अपनी पोएम फेरी क्वीन के लिए अडॉप्ट किया था। फेरी क्वीन was written in Spenserian stanza having 9 lines। 9 लाइन्स में 8 लाइन्स जो ऊपर की होती हैं, 8 लाइन्स आयम्बिक पेंटामीटर में होती हैं। और ये क्वेश्चन एक बार केंद्रीय विद्यालय संगठन में
पूछ चुका है कि कितनी आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस होती हैं स्पेंसिरियन स्टैंजा में। तो उसका आंसर है कि इन स्पेंसिरियन स्टैंजास देयर आर 8 आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस। तो आखिरी लाइन क्या होती है, जो 9th लाइन होती है, 1 लाइन जो है ये आयम्बिक पेंटामीटर में न होकर के ये आयम्बिक हेक्सामीटर में होती है। और इसी आयम्बिक हेक्सामीटर को एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं एलेक्जेंड्राइन। अलेक्जेंडर के नाम पर जो है एलेक्जेंड्राइन इसको कहा जाता है। एंड इन एन एलेक्जेंड्राइन देयर आर क्या होता है 6 फीट होते हैं, ALEXENDERINE एलेक्जेंड्राइन, इसको स्पेंसिरियन स्टैंजा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप दिमाग में रखिएगा पेपर देने जाते समय कि स्पेंसिरियन स्टैंजा में कितनी लाइंस होती हैं, तो आंसर है 9। आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस कितनी होती हैं, तो आंसर है 8। और हेक्सामीटर या एलेक्जेंड्राइन कितनी होती हैं, तो उसका आंसर है 1। और फिर राइम स्कीम क्या होती है स्पेंसिरियन स्टैंजा की, ये भी लगे हाथ आपको बता ही देता हूं, क्योंकि इसी राइम स्कीम पर ये एलजीबी शैली ने लिखी थी, जो उन्होंने कीट्स के डेथ पर लिखी थी। स्पेंसिरियन स्टैंजा में इंटरलिंकिंग राइम्स होती हैं, ए बी बी ए और फिर उसके बाद बी, ए बी बी ए, तो यहां से लिंक कर देगा, यही होती है ए बी बी ए, नहीं कुछ और होती है, ए बी बी ए ना होकर के ए बी ए बी, ए बी ए बी, फिर दूसरा जो होगा इंटरलिंकिंग बी सी बी सी, ये इंटरलिंक्ड हो गया। और जो लास्ट की लाइन होगी सी, ये स्पेंसिरियन स्टैंजा की राइम स्कीम है, ए बी बी सी और फिर सी। ये 9 लाइंस होते हैं आयम्बिक जो है किसमें, सॉरी ये 9 लाइंस होती हैं स्पेंसिरियन स्टैंजा में, जिसमें एलिजी लिखी हुई थी एडोनाइस, एंड एलिजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स, ऑथर ऑफ एंडीमियन, हाइपेरियन एक्सेट्रा। कब लिखी गई थी, 1821 में। एक्चुअली शैली को कीट्स के डेथ के बाद जो है बाद में इनको ये इंफॉर्मेशन मिली थी, न्यूज़ मिली थी, और फिर उन्होंने एलिजी लिखा। और इसी एलिजी के इंट्रोडक्शन में इन्होंने बताया था कि शैली की डेथ हुई क्यों। इनका जो लॉजिक था, इनका जो रीज़न था, सॉरी शैली का जो रीज़न था डेथ के बारे में कीट्स का, वो ये कहना था कि कीट्स की पोयम एंडीमियन को क्वार्टरली मैगजीन में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था, और उसी क्वार्टरली मैगजीन में क्रिटिसाइज करने के कारण कीट्स की डेथ हो गई थी। दो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न नहीं था, लेकिन ऐसा ही उन्होंने कहा था अपनी पोयम के इंट्रोडक्शन में। क्लियर। एडोनाइस कौन था? एडोनाइस एक्चुअली ग्रीक गॉड है, अ गॉड ऑफ फर्टिलिटी है, जिसका नाम एडोनिस था। और उस एडोनिस पर पहले भी एक एलिजी लिखी जा चुकी थी, और शैली उस एडोनिस का भी जो है अनटाइमली डेथ हुई थी, लाइक द डेथ ऑफ कीट्स, और इसीलिए शैली ने कीट्स का नाम यहाँ पर एडोनाइस रखा है। और इवन शैली ने कीट्स को बोला भी है कि कीट्स वाज ग्रीक, राइट, कीट्स वाज ग्रीक। जैसे कि एडोनाइस जो है वो ग्रीक था, वैसे ग्रीक माना है शैली ने किसको, कीट्स को। और अगर हम सोर्स की बात करें कि इंस्पिरेशन क्या क्या था, तो एक पोयम थी एक्लीज, जो एक राइटर ने लिखी थी, एपिक पोयम थी, 1st सेंचुरी में लिखी गई थी। और एक राइटर था स्टाटियस, क्या नाम था, स्टाटियस, STATIUS, स्टाटियस की पोयम थी एक्लीज, एक ये सोर्स माना जाता है। और कुछ राइटर्स जो है सोर्स मानते हैं वर्जिल का जो एक इकोलॉग था, वर्जिल ने इकोलॉग्स लिखे थे। और इकोलॉग्स का मतलब क्या होता है, इकोलॉग का मतलब होता है सिलेक्शन, ये भी पास्टोरल पोयम होती है। और वर्जिल का जो 10th इकोलॉग था उसके इमिटेशन में लिखी थी ये पोयम शैली ने कीट्स की डेथ पर, राइट। कब पब्लिश हुई थी? 1821 में पब्लिश हुई थी। प्रीफेस किसने लिखा था? प्रीफेस शैली ने ही लिखा था। मॉडल किस पर किया था? मॉडल किया था इसके पोयम पर, स्टाटियस की पोयम एक्लीज पर।
और वर्जिल के पोयम इकलॉग पर। और शैली ने कीट्स को क्या बोला था? शैली कॉल्ड कीट्स की ग्रीक, कीट्स वाज अ ग्रीक, ऐसा बोला था। किसने बोला था? शैली ने बोला था। क्लियर? तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन थी आपके लिए इस पोयम के बारे में, जिस पोयम का नाम था एडोनाइस एंड एलिजी ऑन द डेथ ऑफ कीट्स, पास्टोरल एलिजी ऑन द मॉडल ऑफ मिल्टन्स लिसिडस 1821, on the death of John Keats, modeled on the poem Achilles, that was an epic poem, and then according to a few writers, a few critics, the poem was modeled on Virgil's 10th Eclogue, right? So these points are to be kept in mind while preparing for the examination, right? Let's come to the next poem. दूसरी poem पर आते हैं और शैली की दूसरे पोएम में आज बात करेंगे एक उनके वर्स ड्रामा की, जिसका नाम है प्रोमीथियस अनबाउंड। प्रोमीथियस अनबाउंड। प्रोमीथियस अनबाउंड इज अ 4-act ड्रामा, अ 4-act प्ले। पीजीटी में एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है कि प्रोमीथियस अनबाउंड में कितने एक्ट्स हैं, तो एक आंसर आपको यहीं से मिल गया कि प्रोमीथियस अनबाउंड में 4 एक्ट्स हैं। क्लियर? नंबर 1 पॉइंट है। नंबर 2 पॉइंट है कि प्रोमीथियस अनबाउंड इज अ क्लोजेड ड्रामा। क्लोजेड ड्रामा क्या होता है? अ ड्रामा दैट इज रिटन इन वर्स फॉर्म, राइट? तो वर्स ड्रामा भी है जो पोएट्रिक फॉर्म में लिखा जाता है, उसको वर्स ड्रामा कहा जाता है। क्लोजेड ड्रामा वो होता है दैट इज नॉट मेंट टू बी परफॉर्म्ड, जिसकी परफॉर्मेंस नहीं होती, बल्कि क्लोजेड का मतलब होता है लाइब्रेरी, जो लाइब्रेरीज में रीड आउट किया जाता है उसको बोलते हैं क्लोजेड ड्रामा। तो प्रोमीथियस अनबाउंड इज अ 4-act प्ले, इट इज अ क्लोजेड ड्रामा और इट इज अ वर्स ड्रामा, राइट? और बेस्ड अगर आइए किस पर बात करें तो ग्रीक राइटिंग में एक प्ले राइट था, नाम था एकिलेस, जो है एस्किलस। एस्किलस को फादर ऑफ इंग्लिश, फादर ऑफ ट्रेजेडी कहा जाता है, राइट? एस्किलस को कहा जाता है फादर ऑफ ट्रेजेडी, और ये ग्रीक प्ले राइट था, फादर ऑफ ट्रेजेडी। और इस एस्किलस का एक प्ले था जिसका नाम था प्रोमीथियस बाउंड, राइट? प्रोमीथियस बाउंड इसका नाम था, जो प्ले लिखा था एस्किलस ने। और प्रोमीथियस था कौन? प्रोमीथियस जो है एक ग्रीक गॉड है, राइट? ग्रीक फिलॉसफी में, ग्रीक माइथोलॉजी में प्रोमीथियस एक गॉड है, और जो गॉड हेवन का गॉड है ग्रीक माइथोलॉजी में, उसका नाम था जूस, जिसको जुपिटर भी कहा जाता है। और एक बार प्रोमीथियस ने क्या काम किया कि प्रोमीथियस स्वर्ग से, हेवन से आग ले आया था। ही ब्रॉट फायर फ्रॉम हेवन टू अर्थ फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। इंसानियत की भलाई के लिए प्रोमीथियस वहां से आग को ले आया था, और जूस ने मना किया था आग ले जाने से। और जब प्रोमीथियस ले आया आग वहां से, तो क्या हुआ कि प्रोमीथियस को सजा सुना दी गई, और उसी सजा पर एस्किलस का प्ले था प्रोमीथियस बाउंड। और उस सजा के आगे की बात की है पीबी शैली ने अपने प्ले में, जिसका नाम है प्रोमीथियस अनबाउंड। ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई कि नहीं? प्रोमीथियस अनबाउंड, अनबाउंड का मतलब होता है अनचेन, बाउंड का मतलब चेन, तो एस्किलस ने चैन पहना दिया था, और शैली ने क्या किया? शैली ने चैन को खोल दिया। अब उसके पीछे का लॉजिक ये है कि जो रोमांटिक पीरियड है वो लिबर्टी की बात करता है, स्लेवरी की नहीं, और इसलिए यहाँ पर माइथोलॉजी भी फ्री कर दी जाती है, माइथोलॉजी भी चेंज कर देते हैं, जूस के ऑर्डर को डिफाई करता है, राइट? अगर इंस्पिरेशन की बात पूछेगा पेपर में तो आप बताएंगे इट इज इंस्पायर्ड बाय द क्लासिकल प्ले प्रोमीथिया। एक्चुअली प्रोमीथिया पूरी ट्रिलॉजी थी, और जिसको एस्किलस ने लिखा था, और उसी प्रोमीथिया में एक प्ले था जिसका नाम था प्रोमीथियस बाउंड। शैली का प्ले है
इट कंसर्न्स प्रोमीथियस रिलीज फ्रॉम कैप्टिविटी। प्रोमीथियस का जेल से छूटना, उससे डील करता है शैली का प्ले प्रोमीथियस बाउंड। अनलाइक एस्किलस वर्जन, एस्किलस के वर्जन में क्या था वो हमने आपको चीज बता दिया। एस्किलस के वर्जन में क्या था, देयर वाज नो रिकॉन्सिलेशन बिटवीन प्रोमीथियस एंड जुपिटर। जूस का नाम ही जुपिटर भी है, तो ज्यूस और जुपिटर में कोई समझौता नहीं हो पाया था एस्किलस के वर्जन में, बट इनके वर्जन में हो पा जाता है। जुपिटर इज अबैंडन्ड बाय हिज सपोर्टिव एलिमेंट्स एंड फॉल्स फ्रॉम पावर व्हिच अलाउज प्रोमीथियस टू बी रिलीज्ड। क्यों रिलीज होता है, क्योंकि जुपिटर को, जूस को ही लोग बायकॉट कर देते हैं, कोई उसका सपोर्ट नहीं करता और इसलिए वो प्रोमीथियस को रिलीज कर देता है। क्लियर, तो ये पॉइंट्स हो गए इंपॉर्टेंट जो हमने आपको प्रोमीथियस अनबाउंड के बारे में बताया कि ये क्लोजर ड्रामा है, मीनिंग इट वाज नॉट इंटेंडेड टू बी परफॉर्म्ड टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन द स्टेज। In the tradition of romantic poetry, Shelley wrote for the imagination, intending his plays stage to reside in the imagination of the readers.